सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। देखिए, अभी जो समय है, कल भी एक मैंने सेशन आप लोग के लिए था, छोटा सा ही डायरेक्शन के लिए एक सेशन लिया था। अभी भी अगर आप देखो तो आपके पास जो सफिशिएंट समय है, उस समय में आप दूसरों से डिफरेंट कैसे हो सकते हो, उसमें क्या एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको थोड़ा अलग कर सकती है। क्योंकि जो भी अप्रोच आप फॉलो करोगे, वो अप्रोच हमारे सक्सेस और फेलियर को डिफ़ाइन करेगी। अब यहाँ पे जैसे अभी इस समय अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे एक बड़ी बात या सबसे एक ज़रूरी बात मन के अंदर आती है, वो ये है कि मेरी जो प्रिपरेशन है उसमें अभी काफ़ी कमी है। आप ऐसा एक थॉट प्रोसेस लेकर चलोगे, आप कोई टेस्ट दोगे, उसमें नंबर आएंगे 70 नंबर, 80 नंबर, इस टाइप से नंबर आएंगे, तो फिर आपको लगेगा यार मेरे नंबर कम है, किसी के 40 भी आएंगे, किसी के 50 भी आएंगे, तो आप सोचोगे यार बहुत कम है, मैंने कम पढ़ाई की है, मुझे जो है और पढ़ने की ज़रूरत है, और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारी और किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। ये विचार अगर आपको प्रेरित करे कि ठीक है, जो चीज़ मैंने पढ़ी है उसको और अच्छा करना है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर यही विचार आपको एक दूसरे डायरेक्शन में लेकर जाए, जिसके तहत आप अपना जो पढ़ा है उसको भूल कर उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दो जो एकदम से नई है, तो पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि आपकी प्रिपरेशन और दूसरे की प्रिपरेशन में एक बड़ा अंतर है, वो है, या जो आपको थोड़ा अलग कर सकता है, कि आपने जो अपने प्लान्स बना रखे हैं, जो रूल्स हैं, जो डिफाइंड आपके सोर्सेस हैं, उसको आपको फॉलो करना ही है, उस पर आपको एकदम से अडिग रहना है। भले ही आप कोई टेस्ट पेपर दे रहे हो और उस टेस्ट पेपर में आपके नंबर कम हो रहे हैं, तो उस नंबर कम होने के पीछे जो रीज़न ये नहीं है कि आपको 15 नई किताबें पढ़नी हैं, उसके पीछे रीज़न और भी हो सकते हैं कि टेस्ट पेपर किस तरीके से बनाया गया है, वो एक फैक्टर है। दूसरा, टेस्ट पेपर बनाने के लिए जो सोर्सेस इस्तेमाल किए गए हैं, वो कौन से सोर्सेस, वो एक फैक्टर है। तीसरा ये हो सकता है कि जो भी आपने पढ़ा है, पढ़ी हुई चीज़ें आप गलत करके आ रहे हो, तो वो एक फैक्टर है। तो फैक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी फैक्टर हो, आपको पता है कि मुझे जो मैंने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई में मुझे जो मैंने सोर्सेज डिफ़ाइन किए हुए हैं, उन्हीं को अच्छे तरीके से लेकर जाना, तो ये एक चीज़ आपको बहुत अलग करेगी। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और फिर आपके नंबर नहीं आ रहे, तो आप सोच रहे हो कि नहीं, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर ठीक है, मैं अपने इसी आइडिया में रहता हूँ। ऐसा नहीं, अगर आपने पढ़ा है, जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, नोट्स हैं, वो आपने पढ़ा है, और टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप देखोगे किन चीज़ों में मेरे रह रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के कई बार इंस्टीट्यूट में टेस्ट पेपर भी इतना डिफ़िकल्ट बना देते हैं कि उसमें फिर आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखो। एक तो ये बात आपको याद रखनी कि मुझे डायरेक्शनलेस किसी भी हालत में नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डायरेक्शनलेस नहीं होना है। ये मंत्र आप बिल्कुल याद रखना है, चाहे कितना भी कोई कहे कि और 15 किताबें पढ़ लो, और इतने लेक्चर देख लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये बिल्कुल इन बातों पे ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज़ जो आपको एक अलग करेगा, वो ये है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर कैसे चल रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत बड़ा सोर्स है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ही नहीं खरीदे हो। अभी लग रहा हो कि यार जो है ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दें, और इधर उधर के टेस्ट देते रहते हैं, उसी से काम बन जाएगा। लेकिन वो एक बहुत बहुत ही आप कह सकते हो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मान के चलो कि जितनी भी स्टैटिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उन स्टैटिक चीज़ों का जो एक्सटेंशन है, जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं, वो सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको कवर करना। मान लो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम आपने पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद अब आपके पास ऐसे प्रश्न, जब आप लास्ट ईयर के प्रश्न करोगे, तो आपको ऐसे प्रश्न आएंगे जिसको आपके टीचर ने भी नहीं पढ़ाया होगा, और आपकी किताब में भी आपको लगे यार अब मैं और कोई 4 किताबें पढ़ लेता हूँ। अब 4 किताबें पढ़ने बैठो तो उसकी भी गारंटी नहीं कि उससे भी आपके प्रश्न हो रहे हैं। तो बस सिंपल सा, मैंने स्पेक्ट्रम, मान लो आपने कहा कि मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, या आपने टीचर से जिनसे पढ़ा है उनके नोट्स पढ़े और स्पेक्ट्रम पढ़ी, और उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आप ये मानो कि उसका सॉल्यूशन दे रखा है, वहीं से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मतलब आप ये मानो कि मेरा वो टॉपिक उसी से कवर होगा। आप खुद सोचो कि अगर कोई स्टैटिक टॉपिक है, तो क्या यूपीएससी ने 25, 26, 30 साल में पूछा नहीं होगा। और एक हैरानी आपको सुन के होगी कि 21, 22 में भी बहुत बहुत प्रश्न रिपीटेड है।
मैंने एक वीडियो बनाया था, देखना आपको लिंक नीचे मिले, मतलब एक वीडियो आपको मिलेगा नीचे, थोड़ा सर्च करना। उसमें 18 क्वेश्चन के मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाए हुए हैं। 18 क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब ये नहीं है कि वो अभी 4-5 साल में रिपीट भी कैसे करेंगे, 95-96 का क्वेश्चन उसकी थीम लेके रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पे रिपीटिशन थीम पर भी होता है कि मान लो पहले उस टॉपिक पे पूछा है, सेम टॉपिक पे प्रश्न पूछ लिया, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, ये सब है। कोई CDS CAPF में आया तो वहाँ से रिपीट होगा। तो एक चीज़ आपको मन के बना के रखनी है, जो चीज़ आपको अलग करेगी। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अगर बढ़िया तरीके से करते हो, और आप ये मानो कि आपको इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी कि आपको बैठ के एकदम रट सा लेना है। आप ये मान के बैठो कि यार मुझे जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना है बढ़िया तरीके से, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसका टॉपिक का मुझे आए ना। हाँ, जो करंट अफेयर्स के पुराने वो हैं तो उनको आप काट दो, नहीं उसी में हाईलाइट कर लो, आप स्टिकी नोट्स लगा लो, कुछ पॉइंट्स अपने बढ़िया तरीके से साइड में लिख लो, इस टाइप से करो उसको। मतलब रोज़ 1 घंटा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, रोज़ 1 घंटा दो, और मानो कि अच्छा मुझे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस में करना है, और बढ़िया तरीके से अपने जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नॉलेज का जो एक्सपेंशन है मुझे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करना है, और कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात जिस पर कल भी मैंने आपसे जो है चर्चा की थी, और कल भी मैंने आपको उस पर एक वीडियो भी आप के लिए बनाया था, इसी समय के दौरान वीडियो आया था। प्रयास ये है कि थोड़ा सा एक गाइडेंस मिलता रहे, चलता रहे, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाएँ। तो उसमें भी मैंने आपको एक बात पर बहुत जोर दिया था, फोकस किया था, और वो मैंने कहा था कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस साथ में इंक्लूड हुई है, और इस वजह से जनरल साइंस जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल ईजी मत लेना। ईजी का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ। एनवायरनमेंट और जनरल साइंस एक ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे बढ़िया प्रश्न आएंगे, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर भी साथ में हो रहा है। और क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर साथ में हो रहा है और ये साथ में हो रहा है, तो इस वजह से बहुत पॉसिबिलिटी आपकी जो है बन जाएगी। मेरे पीछे बंदर बैठे हुए थे। बहुत पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी कि जो प्रश्न है वो प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लो, अभी पता ही नहीं था, बड़े सा बंदर पीछे बैठा हुआ है वो ध्यान नहीं था, अभी नज़र गई है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को बिल्कुल जो है फोकस रखना है कि ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट के जो टॉपिक्स हैं, साइंस के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को आप बढ़िया तरीके से करें, उनको मिस नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना हो सके उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप उसको फोकस करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा, और आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। ये 3 बातें फ़िलहाल के लिए आप अपने प्रिपरेशन में रखो। और सीसेट को बिल्कुल इजी नहीं लेना। सीसेट को ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार छोड़ो यार, सीसेट तो ऐसे ही कर लेंगे। 35 मिनट 40 मिनट उसको भी ज़रूर से दो, और बढ़िया तरीके से अपने प्रिपरेशन करो। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाएँ, और जो है UPSC CSC सेलेक्ट करें, UPSC CSC सेलेक्ट करें, और उसके बाद SPI लाइव कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।